रातों रात सारे इंस्टीट्यूशंस न्यूट्रल हो रहे थे। वाह जी वाह। उनके लोग आजकल हमारे पर तीर बरसा रहे हैं। उनका अब निशान तीर है तो उन्होंने बरसाने तो हैं ही। एक्शन करो, फौरी करो, डेट दो, स्केड्यूल दो। ये तमाम फैसले मर्दमशुमारी के हों, वो आगे डिलिमिटेशन के हों, हल्का बंदियों के, इनमें वो बराबर के शरीक रहे हैं। इलेक्शन कराओ, मियां नवाज शरीफ अब भाग गए हो तो मुतालबा करो। मैं नहीं समझता कि इंतखाबात में कोई ताखीर होगी। इस इलेक्शन में न अवाम को फायदा मिले न मुल्क को फायदा मिले, मैं उसका कायल नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए केसेस रेत की दीवार साबित हो रहे हैं, मगर ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या नून लीग को रियासती कबूलियत के बाद की बुनियाद पर अवामी कबूलियत भी हासिल हो पाएगी। ताहम नून लीग के हामियों को यकीन है कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। देखना है कि क्या ज़मीनी हक़ाइक़ नून लीग के इस दावे की तायीद कर रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि नवाज शरीफ चेयरमैन पीटीआई की तरह सिलेक्ट होना चाहते हैं। अनोखा भी है, लाडला भी है। मैं मियाँ साहब से कहूँगा, खुदा के वास्ते मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ किसी के हाथ में नहीं आओ। नवाज शरीफ मेरी बात समझ ले कि अगर उसने इमरान खान वाला रोल अदा किया, बैक डोर इस्तेमाल किया, जो नजर भी आ रहा है, नवाज शरीफ तारीख का एक मिसाल बन जाएगा इमरान की तरह। अब दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन जीतने के तमाम तर दावों के बावजूद मियां नवाज शरीफ ने अब तक इलेक्शन की तारीख का मुतालबा नहीं किया। आज सदर मुमलिकत ने भी कहा है कि यकीन नहीं कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो जाएंगे। क्या नून लीग को अब भी मजीद एतमाद साजी के इकदाम का इंतजार है, क्योंकि जलसे के बाद अब तक मियाँ साहब की सियासी सरगर्मियाँ महदूद हैं। आज शरीफ ख़ानदान को सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से भी खबरें आईं, जिनके मुताबिक दोनों भाइयों और ख़ानदान के दीगर अफराद को एक मकाम पर इकट्ठा होने से मना किया गया है। क्या इसमें कोई हकीकत भी है, ये भी देखना है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ बिखर रही है, अंडरग्राउंड क़यादत इश्तिहारी है, और जो सामने हैं उनमें से कई लोग छोड़ कर जा चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ 3 ख़वातीन रहनुमाओं ने IPP में शमूलियत इख्तियार की, और इसके अलावा 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अरकान को सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाला रिलीफ भी आर्जी साबित हुआ है, क्योंकि अब उन मुल्ज़िमान का इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जेल ट्रायल होगा। मुबैना तौर पर रियासत मुखालिफ बयानिए ने PTI की सियासी स्पेस काफ़ी हद तक महदूद कर दी है। इस हवाले से आज एक और इंकशाफ हुआ है कि PTI की साबिक KP हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगा है कि तरक्याती फ़ंड से 87 करोड़ रुपए खर्च करके सोशल मीडिया टीम बनाई गई, जिसने रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में हिस्सा लिया। इन इल्ज़ामात और इक़दामात के होते हुए PTI की पूरी कुव्वत से इंतखाबी मैदान में उतरना अब उनके लिए कुछ मुमकिन दिखाई नहीं देता। क्या इन हालात में होने वाला इलेक्शन जो है, इसके ऊपर सवालात नहीं उठेंगे? इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा स्पोक्स पर्सन हैं IPP की, हमारे साथ जो है वो इस वक्त लाहौर से मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। दिलचस्प आज का भी दिन है, कुछ खबरें दिलचस्प हैं। डॉक्टर साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताइएगा कि ये जो 87 करोड़ वाला इल्ज़ाम लगाया कि साबका KP हुकूमत ने फंडिंग की और सोशल मीडिया के ऊपर जो है रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किए, आपके पास क्या इनसाइड इन्फॉर्मेशन है? बिकॉज आप ख़ुद भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहीं, आपको बहुत सारे मामलात का, पार्टी का और हुकूमत का पता था। अब साबिक वज़ीर आला तो रहे नहीं, वो तो पार्टी छोड़ के चले गए खटक साहब के पास, लेकिन इस तमाम मामले की हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये चीज़ PMLN करे, पीपल्स पार्टी करे या PDM की बाकी जमातें करती तो यकीनन कौम को तवक्को होती और वो समझती कि चूँकि एक रवायती सियासत थी और एक रवायती सियासत में ज़ात और शख्सियत को सुप्रीम रखा जाता है और काज जो है वो पसे पुश चली जाती है। चूँकि जिस स्लोगन, नारे और कमिटमेंट के साथ हम वोट लेके आए और हुकूमत में आए, वो डिफरेंट थी। वो इन सारी जमातों के कंडक्ट और इनका जो माजी का ओवरऑल एक रोल था, उससे हम एक डिफरेंट रोड मैप के साथ इक़्तिदार में आए विद दिस कमिटमेंट एंड विजन कि ये सरकारी वसाइल जो हैं वो पब्लिक फ़ंड है, ये टैक्स पेयर का पैसा है और इसको पब्लिक वेलफेयर और ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट पे ख़र्च किया जाएगा। लेकिन इस इंकशाफ के बाद कि 870 मिलियन जिस तरीके से एक शख्सियत की पजीराई, उसके सोशल मीडिया ट्रेंड की सेटिंग
और फिर उनको वायरल करने के लिए उन नौजवानों के जहनों को आलूदा करने के लिए उस बयानिए की जो आबियारी होती रही वो यकीनन किसी सूरत भी तो आप इसकी तस्दीक कर रही हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट 87 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत लगाती रही है रियासत मुखालिफ बयानियां बनाने के, और आप ज़ाहिर है उस वक्त हुकूमत का हिस्सा भी थी और पार्टी में भी थी, तो क्या ये तमाम चीज़ें आपने देखी हैं अपनी आंखों से सारा कुछ होते हुए? नहीं, असल इशू ये है आदिल के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बजट होते हैं या उनके एनुअल डेवलपमेंट प्लान होते हैं वो वफाकी हुकूमत डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, और ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ उन एडीपीज़ को डिस्कस करना या एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उनको डिबेट करना मुमकिन नहीं है। हाँ, लीडरशिप लेवल पे चेयरमैन पीटीआई लेवल पे ये कंसल्टेशन यकीनन हुई होगी, और जब आप कुछ बोलते बोलते रुक गई हैं, क्या होती थी और आपने सुनी भी? पकड़ा गया, देखिए ये ऐसे मुमकिन नहीं है ना कि एकदम से आपको पता है कि एक ऐसा बयानिया जो पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने का बायस बन रहा हो या जिससे पाकिस्तान की बेतुकीरी हो रही हो या शोहदा की बेहुरमती हो रही हो, तो उस बयानिए को वो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करें और वो रातों रात वायरल हो जाए। और ख़ास तौर पे जब ये हमारे जनरल सरफराज सत्तार साहब जो कोर कमांडर बलूचिस्तान थे, उनका जब हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और वो शहीद हो गए, और एक रात के अंदर 24 लाख ट्वीट अफवाज पाकिस्तान के मुखालिफ जो हुए, और उससे इंटरनेशनल आपकी जो एज एन सिक्योरिटी ऑपरेटर्स हमारे डॉक्टर साहब मुझे याद है वो वक्त, क्योंकि वो खबर मैंने उस जमाने में मुझे याद है जिस दिन ये उनकी शहादत हुई है, ये अफसोसनाक वाकया हुआ है, और ज़ाहिर उसमें अफवाज पाकिस्तान के और भी ब्रिगेडियर लेवल के, मेजर जनरल लेवल के, मेजर लेवल के लोग उसमें शहीद हुए। वो मुझे याद है, मैंने जिस चैनल पे था उस वक्त एक खबर भी दी थी, और उस खबर में ये भी बताया था कि इस सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, उस प्रोपेगेंडे के ऊपर इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री में क्या पल्स है, क्या फील कर रहे हैं, जो कि इल्ज़ामात उस वक्त लगाए जा रहे थे। और उस ट्रोलिंग का हिस्सा मैं खुद भी रहा हूं, तो मुझे इसलिए भी पता है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से ये सब चीज़ें चल रही थी। मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल था, लेकिन उसमें आदिल सबसे बड़ी तकलीफ थे पहलू उसमें यह था कि जो आप इस कौम के और इस मुल्क के हिफाजत की जिम्मेदारी उठाते हुए अपना लहू इस सरजमीन में तो उनको आप कह रही हैं कि निशाना बनाया जा रहा था कि एक साजिश हुई है और एक साजिश के तहत ये सारा वाकया किया, उसको हादसा नहीं कह रहे थे। लेकिन मेरा सवाल बहुत सिंपल था, एक शख्स की तस्कीन के लिए था, एक शख्स की सुपरमेसी के लिए। लेकिन मेरा सवाल बहुत सिंपल था, मैंने आपसे पूछा है कि आपने खुद देखा है कि ये सब कुछ हो रहा था, ऐसी कोई चीज आपने हुकूमत में रहते हुए देखी थी कि ये सब कुछ होता था? देखिए ये सीक्रेट चीजें पब्लिक नहीं होती हैं। ये तो अभी भी सीक्रेट थी, अगर ये बेनकाब हुई है तो उनकी हुकूमत जाने के बाद हुई है। ओके, ठीक है, फाइन जी भाई। 1100 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट डॉक्टर साहब, रियासत मुखालिफ बयानियां, 87 करोड़ रुपए यानी 1 अरब रुपया लगाया, और ये बहुत बात होती रही थी कि केपी गवर्नमेंट जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को हायर कर रही है। मैंने आपको खुद बताया एक मुनज़्ज़म तरीके से, ये ज़ाहिर ट्रोलिंग तो होती थी, ये तो हम खुद विटनेस करते रहे, सारे सहाफ़ी करते रहे, मैं अकेला क्या करता था। ये इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है, कैसे इसको डिफेंड करेंगे? और अगर ये वाकई सही तरह साबित हो जाता है और इसके ताने बाने मिल जाते हैं, तो ये तो एक और नवा कट्टा आप लोगों के लिए जो है खुल जाएगा, नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। लेट मी रीफ्रेज दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसको मैं डिफेंड क्यों करूं? अगर गलत काम हुआ है, ठीक है, और जिन लोगों ने गलत काम किया है मैं उनको डिफेंड क्यों करूं? ठीक है, अब अगर ये केपी की गवर्नमेंट ने किया है तो केपी की गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर था आप उसको पकड़ो। वो तो परवेज खट्टर साहब, फॉरगेट अबाउट दैट कि वो अभी किसके साथ बैठा हुआ है। डिसीजन मेकिंग उसकी थी, उसको पकड़ो, उसको सजा दो। ठीक है, आप क्यों उसको वो कर रहे हो? पहली चीज। नंबर 2, आप इसमें चेक कर लो कि क्या वाकई ये सब कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। पहले तो उसको हम एक किस्म का ये कर लेंगे कि वाकई ये हुआ था नहीं हुआ था। अगर इन लोगों ने पब्लिक मनी जो कि टैक्स पेयर का पैसा था और वो उन्होंने किसी भी लिहाज से किसी भी पार्टी ने
उन्होंने अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए उठाया हुआ था, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, इन प्रिंसिपल मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। उसका ये ताना बाना करना कि फ़लाना 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 है, होता क्या है जो मुझे अंदाज़ा है कि पार्टी के अंदर एक टीम होती है, वो टीम ये सारी चीज़ें प्लान करती है। उस टीम के अंदर ऑब्वियसली जो उस वक्त के जो फेडरल एंड प्रोविंशियल मिनिस्टर्स होंगे, ये जो पार्टी के ऊपर करता धरता होंगे, वो इसमें डिसाइड करेंगे। प्रोविंशियल ने किया होगा वो अपना जगह करके कर लेंगे, उन्होंने कोई फेडरल वालों में से अगर कोई वो उनके वो पार्टी के जो मेन लोग हैं जिनमें मिनिस्टर्स वो हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब आए या कोई और हैं या फवाद चौधरी है या ये सारे लोग हैं, इन लोगों की से बात की होगी, इन लोगों ने नोट किया होगा, इन लोगों जो नोट किया होगा तो उसके बाद बात आगे गई होगी। ये नॉर्मल एक तरीका है। यानी अगर सूबे में भी कुछ हो रहा होगा नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, नहीं, देखिए सूबे में जो हो रहा है वो अपनी जगह है, उसकी टोटल जिम्मेदारी जो है ना वो सूबे के जो चीफ मिनिस्टर है उसके ऊपर। चीफ मिनिस्टर को पकड़ लें और चीफ मिनिस्टर ये बता दें कि ये सब कुछ हम इमरान खान साहब के कहने पे कहते थे, तो फिर तो मसला खराब हो जाएगा। इस तरह ये है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपके कहने में कत्ल कर देता हूँ, हाँ ठीक है ना, तो ठीक है आप मुझे बताएं कि क्या, और आपने वो लिंक एस्टैब्लिश कर देना है। हाँ। पहले लिंक एस्टैब्लिश, शरीक मुल्ज़िम कहलाऊंगा मैं। नहीं आप पहले तो मेरा लिंक बताएंगे कि मैंने किस लिहाज से किया था। आपने कहा भी था नहीं कहा था, आप कह देते नहीं किया, सो इट्स माय वर्ड अगेंस्ट योर वर्ड्स, राइट? ठीक है, यू जस्ट कांट सिंपली से कि नहीं इसने कहा है तो वो है। आपने दूसरा लिंक भी करना है क्योंकि अगला बंदा डिनाई कर रहा है, तो आप उस लिंक को एस्टैब्लिश करेंगे किसी प्रूफ के साथ। नहीं प्रूफ होता तो फिर आप उसको नहीं कर सकते। लेकिन मैंने तो कत्ल किया ना, मेरे पास वो आला कत्ल तो मेरे पास है। चेयरमैन पीटीआई मुतादिद मरतबा ये कह चुके हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है। देखिए ना एस्टैब्लिशमेंट को अंदाजा है, ना इन सियासी जमातों को अंदाजा है कि सोशल मीडिया के जरिए हम क्या कर सकते हैं। अब ये हम पे वो नहीं कर सकते, यानी सोशल मीडिया पे उनका बिलीव तो बहुत ज्यादा था ना। देखिए ना, मुझे पता है कि मीडिया के ऊपर एक वो है, एक मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने वहाँ से मैं लोगों का रिलीजन बदल सकता हूँ इफ़ आई हैव द कंट्रोल ऑफ द मीडिया। अब मीडिया को अंडरमाइन कर दिया सोशल मीडिया ने, क्योंकि सोशल मीडिया क्या है, हम सारे लोगों के पास एक्सेस है कि हम जो बात यहाँ करते हैं वो हम लिख दें और वो या ट्विटर पे या फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया के लिहाज से वो हर एक के साथ फैल सकती है। फेयर एनफ, सोशल मीडिया की सिग्निफिकेंस, उसकी सिग्निफिकेंस अगर मैं कहता हूं, इनकार नहीं है उसका। देखिए उसका अगर मैं कहता हूं कि यार वो बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, दैट डजंट मीन कि मैंने कहा कि ये करो। मगर अगर वो सूबाई हुकूमत रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हो तो बहुत खतरा संगीन उसके नताइज निकल सकते हैं। मेरे लिहाज से कोई भी हुकूमत अगर रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है तो वो कोई भी चीज कर रही हो रियासत के खिलाफ, एक आपस के उसमें कर, वो भी सही चीज नहीं है। आपने कंडेम किया पहले, आपने शुरू ही यहां से किया है। लेकिन मेरा ये देखिए दो चीजें आपने एस्टैब्लिश, इट इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड। आप कहते हैं कि वो लीडरशिप पहले आप एस्टैब्लिश करोगे कि अगर ये हुआ है तो गलत हुआ है तो पकड़ो, फिर किसने किया उसको करो। उसके बाद उसका लिंक करना चाहते हो तो फिर उस जगह पे आपको देखना पड़ेगा कि वाकई है या नहीं। ओके जी। वैसे मुझे कभी कभी ना वो हमने क्योंकि कराची में भी जर्नलिज्म किया है, वो एमक्यूएम के दिन याद आ जाते हैं ना, तो वो तमाम लीडर्स पे इल्ज़ाम लगता था, लेकिन जब भाई पे जब बात जाती थी ना वो कहते थे नहीं भाई नहीं कर सकते, भाई का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये मुझे नेचुरली फेडरल लेवल पर वो वाला माहौल नज़र आता है, जो बेचारे डिसोन कर चुके हैं वो भी, जो साथ हैं वो भी, जो अलग हो गए वो भी। मतलब आपको लगता है, देखिए उन्होंने बात उसूली तौर पर ठीक की है, अगर किसी ने किया है आप उसे पकड़ें और लिंक स्टैब्लिश करें। ये पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए आपको लगता है या फिर आपको वाकई लगता है कि सीरियस मामला है, रियासत मुखालिफ अगर प्रोपेगेंडा किया गया है और किसी हुकूमत की सतह पे किया और ये स्टैब्लिश हो जाए, कल सीएम कह दें कि मैंने किया था और साबित भी कर दें, किसी ने ज़ाहिर है किसी वजीर के ज़रिए होता होगा, किसी मुशीर के ज़रिए होता होगा। डॉक्टर साहिबा तो बिल्कुल राइट टर्न लेके निकल गई हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये सीरियस मामला है पॉलिटिकल कंजम्पशन? मैं थोड़ी सी तफसीली बात करूँगा, क्योंकि आप मुस्कुरा इतना रहे थे, मैं समझ गया था आप तफसीली बात ही करेंगे। वो कहते हैं ना कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, तो ये शरीके जुर्म थी डॉक्टर साहिबा और मुखबरी भी कर रही हैं, लेकिन बाद में, और ये नहीं कह रही कि मैं शरीके जुर्म थी, क्योंकि पंजाब में भी यही सोशल मीडिया ट्रोलिंग और टीमें भर्ती हुई थी। आपको पता है परवेज इलाही साहब के साथ तो वो जो सोशल मीडिया के हेड थे इनके, उनको वजीर बना दिया गया था, आईटी का हेड अरसलान खालिद को, मतलब वो पूरी टीमें वहीं पे हो गई थी। अच्छा, अब इसको दो तीन तरह से देखते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जहाँ से भी खबर आई है ना, मेरा एतराज़ ये है कि जैसे 9 मई के ऊपर आपने जो करना है ना, चाहे वो फौजी अदालतें थी, अब दूसरी तरफ चला गया, आप फैसला कराएं, आप ये प्रोपेगेंडा काम ख़त्म बंद कर दें।
87 करोड़ है या 87 अरब रुपए है, आपको स्टैब्लिश करना है और लिंक डेवलप करके फाइनल करें। ये क्या है रोजाना, ये तीसरी दफ़ा खबर आई है, पहली दफ़ा आई है कोई? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। फॉर्मेशन कमांडर कहें, कोर कमांडर कहें, प्रेस रिलीज दें और आप कोई फैसला ही नहीं करा सक रहे हैं। ये क्या है, रियासत है? यह रियासत का ड्रामा बना रहे हैं। ये जो लोग भी कर रहे हैं इनको चेक करना चाहिए। वो महमूद थे, वो बुजदार थे, वो फिरदौस आशिक थी, वो फयाज चौहान थे, वो फवाद थे, जिनका भी नाम लें आप, जो लोग भी थे। लेकिन अगर महमूद और अयाज एक ही सफ में खड़े हो जाएं तो फिर क्या होगा? नहीं, अब मैं आपको लिंक स्टैब्लिश करके देता हूँ पीटीआई से। अभी फर्रुख हबीब साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शोरा वफाक आई थी, हाँ, और मैंने बड़े अरसे के बाद उसके ऊपर एक बड़ा लंबा व्लॉग शहबाज गिल साहब का सुना। वो जो कह रहे थे ना कि खान साहब को नहीं पता होता, उन्होंने कहा कि खान साहब ने मुझे ऑर्डर दिए थे कि फर्रुख हबीब के कहने पे मखसूस ट्रांसफ़र नहीं करने देने पंजाब में। ये पैसे पकड़ता है, ये लोगों को लगवाता है। खान साहब अगर इस लेवल पे जाके किसी बंदे को कंट्रोल करते हैं, ये शहबाज गिल गवाही दे रहा, मैं नहीं दे रहा, अभी ताज़ा वाक़े से। खान साहब हर वाक़े में डायरेक्ट होते थे पंजाब के अंदर ट्रांसफर। मुझे फेडरल मिनिस्टर्स ने कई दफा बताया कि खान साहब टीवी पे एक टॉक शो चीजें देखते हैं, बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं हर चीज को, और यहाँ से पंजाब चलाया जा रहा था। और जब मिस्टर टीके के ऊपर प्रॉब्लम आया तो उनको इस्लामाबाद लाके फूड एंड एग्रीकल्चर में बिठा दिया गया था। वरना पहला टीका जब याद आया, मैंने उस वक्त लफ्ज बोला था कि जेलम में डीसी के ऊपर इतने का टीका लगा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उस वक्त ताहिर खुर्शीद किसी को नहीं पता था ना, हाँ। वो टीका कहलाता था। मिस्टर टीके से जनाब आप मिला है, कितने का टीका लगा, फलाना लगा। तो वो सारी चीज़ें, वो शादी पे भी पैसे इकट्ठे होने की, उन्हीं की खबरें आई, मैंने तो नहीं दी। ठीक है, वो जो कुछ भी हुआ, कितने पैसे, वो जो ख्वाजा आसिफ ने नाम लिए बगैर किया था कि जी एक ब्यूरोक्रेट की शादी पे इतने पैसे इकट्ठे हुए, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन क्यों आदिल साहब ये लंबा काम क्यों हो रहा है, इसको क्लियर करें, है या नहीं? तो कौन रोक रहा है? ये बस मैं यही तो बात कर रहा हूँ, ये खबरें इस तरह क्यों आ रही हैं? हाँ। इनको लिंक डेवलप करें, जो जिम्मेदार हैं टांग दें, चाहे वो इस्तेकाम पार्टी में है, तो चाहे वो पार्लियामेंटेरियन में है, हाँ। चाहे वो मुस्लिम लीग नून में है या वो पीपल्स पार्टी में। बहुत सारे लोग इधर उधर गए हैं ना, घूमे फिरे, पकड़े आप उन सबको। तो अभी आपको लगता है ये पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए हो रहा है? लड़ाई क्यों लड़नी है? आपको लग रहा है ये पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए हो रहा है? कोई संजीदगी से एक्शन नहीं? पीटीआई ने इससे बहुत फायदा उठाया स्टेट के ऊपर हमले में। जैसे फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने तो मिसाल दी ना जनरल सरफराज शहीद की, 9 मई का वाक़या भी तो इसी सोशल मीडिया ट्रोलिंग का नतीजा है। पूरी ब्रिगेड तैयार हुई, ये आज से तो नहीं हुई, उस वक्त जब इस्टेब्लिशमेंट साथ थी उस वक्त से लेके, और जब नहीं थी ये लोग हिस्सा बनते चले गए सिस्टम में। 5th जनरेशन वार तैयार हुई थी, वो गले पड़ गई। तो स्टेट को अब प्रेस रिलीजें, खबरें, इनसे हट के फैसले कराने चाहिए। मैं इस बात पे हूँ, मेरा आज ये बिल्कुल ओपिनियन है कि अब ये बातें बंद होनी चाहिए, फैसले होने चाहिए। डॉक्टर साहब ये जरा इस पर ब्रीफ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि फिर मैंने जरा सदर अलवी ने जो इंतखाबात वाली बात की है वो भी पूछनी है, क्योंकि मुझे यकीन है आप जवाब इसका जरूर देना चाहेंगी। लेकिन एक चीज़ ये तो है ना कि ये एतराज़ तो उठेगा कि अगर कोई बंदा आपकी तरफ आ जाए या किसी और तरफ चला जाए तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन जो नहीं आएगा उसके ऊपर केस चलता रहेगा। आप इसको किस तरह डिफेंड करेंगे? पहले तो मैं डॉक्टर साहब को इसलिए सैल्यूट करूंगी कि उन्होंने बिल्कुल रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया और उन्होंने कंडेम किया कि अगर कोई चीज़ गलत हुई है और हम अनड्यू वकालत या किसी की वो बैठ के कवाली जो है वो नहीं करेंगे और जो हकायक हैं उनको छुपाएंगे भी नहीं। जहाँ तक राना साहब ने ये बात की है, देखिए राना साहब आपको भी पता है कि KPK के अंदर जो 9 साल रही हुकूमत हमारी सबका जमात की, तो मेरा टोटल टेन्योर जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर रहा वो 11 माह का था, और वो भी ऐसे PM का स्टेटस था। और आपको पता है कि जी ऐसे PM जो होता है वो इंचार्ज मिनिस्टर नहीं होता, इंचार्ज मिनिस्टर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, और प्राइम मिनिस्टर के ऐसे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान था, दैट वाज सपोज्ड टू हैंडल एंड मैनेज ऑल दोज चैलेंजिंग असाइनमेंट्स। अब इस बहस में गए बगैर मैं राना साहब की इस सोच को 100% सपोर्ट करती हूँ कि नाउ इट्स द टाइम ऑफ एक्शंस। और एक्शंस किसने लेने हैं? रियासत ने और हुकूमत ने। हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो PTI है या अब इस्तेकाम पाकिस्तान है, वो इल्ज़ाम तराशियों से निकल के लोग जो है हकायक जानना चाहते हैं। वैसे तो आप जब स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त भी 3 वजीर और राइट लेफ्ट होते थे, ये तो था PTI में कल्चर। हर वजारत में 3 वजीर आगे पीछे वैसे भी होते थे, वो डिफेक्टो मिनिस्टर होते थे। वो हकीकत है और वो आप भी जानते हैं अब्बासी साहब के वहाँ क्या हो रहा था। अब ये देखना है कि जो रोज़ हम इल्ज़ामात तो लगा रहे हैं,
और जब से ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी या 9 मई का वाक़या हुआ तो हम रोज़ एक नया इंकशाफ कर रहे हैं। अब उस इंकशाफ को प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करके उन कल्प्रेट्स पे हाथ डालना जो है वो रियासत और हुकूमत का काम है। ठीक है। वो जो आज डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसको बेनकाब करें, इसकी नेटवर्किंग इस्टेब्लिश हो चुकी है। 800 अकाउंट्स जो हैं वो उनको एक्सपोज किया जा चुका है और इसकी ये पब्लिक की खबर उस वक्त हुई जब सारा नीचे तक नेटवर्क जो है उसको उन्होंने एक्सपोज किया और हकायक इकट्ठे किए। अब वो हकायक इकट्ठे करके मीडिया में तो दे दिए, जो रेलिवेंट फोरम है वो आपका उन लोगों के खिलाफ एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट ऑल कल्प्रिट्स। आई एग्री विद यू। अब डॉक्टर साहब मुझे जरा टाइम शॉर्ट है, मुझे जरा आप जाना है सदर अलवी ने जो बात की उसके ऊपर क्विकली जरा 30 सेकंड। मैं सिर्फ एक बात करूंगा। देखिए, मैं एज एक चीफ मिनिस्टर मैं एक टीम बनाता हूं और उन टीम को और जो गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, अब उसमें मैं इस वक्त गवर्नमेंट में वो मेरे लिए वो कर रही हैं, ठीक है, मैं पॉलिटिकल एक वो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, वो एक बात है। अगर उनसे ये यूज़ हो रहा है कि उनसे आप स्टेट के खिलाफ बात करवा रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। उससे मैं टोटली एग्री करता हूँ कि वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं लोगों को एम्प्लॉय करता हूँ इन ऑर्डर के मेरे उसके लिए करें, आफ्टर ऑल ये इतने इश्तिहारात भी तो दे रहे हैं। आपको पता है कि 18 महीनों में इन लोगों ने 10 अरब रुपए के इश्तिहारात दिए। आपको पता है कि जाने से एक दिन पहले 90 अरब रुपए इन लोगों ने वो दिए। और वो क्यों दिए? इन्हीं जलसों के लिए दिए ना। ये जलसे अभी करा रहे हैं, इसमें पैसे कहाँ से आए हैं? ये इतनी बिरयानी, ये इतने वो ये शादी ब्याह वाला सिस्टम वगैरह, ये सारे देखें आपने ये सारी चीजें करे। लेकिन ये करना कि उन्होंने एम्प्लॉय किए और वहां पे वो किया, इफ दे वर एम्प्लॉयड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ केपी उसमें कोई बुराई नहीं है। इफ दे वर एम्प्लॉयड के वो गवर्नमेंट ऑफ केपी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उसकी बात को आगे लेकर जाए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर उन लोगों से ये काम लिया जा रहा है कि वो स्टेट के खिलाफ है, गलत। जी आमिर भाई 30 सेकंड, बिकॉज़ मैंने ब्रेक लेनी है। बस मैं ना वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा जब बात कर रही थी ना कि 3-4 वजीर होते थे, तो मुझे वो याद आ गया जब नहीं हम सब ये करते हैं, हमें पता है हर वजारत में 3-3 वजीर थे। एक वजीर स्टेटमेंट देता था, 2 पीछे से मीडिया को बता देते यार ये नहीं। मुझे वो याद आई, मैंने पीएम ऑफिस में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब आ रही थी ना, फवाद चौधरी भी लोगों को कह रहे थे कि फलाना भी जाएगा, 3-4 वजीर जाएंगे। मैंने वो खबर ब्रेक की। मैंने एक बंदे को फ़ोन किया, यार गवर्नर स्टेट बैंक जा रहा, कहता राना साहब छोड़ें, खबर आपको बताता हूँ। फिरदौस आशिक अवान इतलात में आ रही हैं, आमिर कियानी की वजारत फारिग हो रही है और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जा रहा है। एक मैंने पीएम ऑफिस में किसी को फोन किया खान साहब के दौर में, मतलब ये स्काई लैब की तरह ये भी गिरी थी आके। फवाद चौधरी जाके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पार्क हुए, आमिर कियानी की हेल्थ मिनिस्ट्री गई। उस वक्त को मैंने खबर ब्रेक की, मैं समझ रहा था गवर्नर स्टेट बैंक जा रहा है, मैंने वहां कहीं फोन किया। तो ये सही है कि 3-4 वजीर ये भी इस तरह ही आती थी। जी डॉक्टर साहब 30 सेकंड्स, मैंने ब्रेक लेनी है। देखिए, राना साहब का मुझसे ज़ाती नाद है तो वो मैं उस पर मरहम तो किसी वक्त फुर्सत में रख लूँगी। इस वक्त बात ये हो रही है कि जो ये रियासत को डैमेज करके ज़ाती सियासत चमकाने का मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, और अब्यूज़ ऑफ पावर हुआ है, उसकी तहकीकात की बात हो रही है। अब जरा इलेक्शन पे आ जाते हैं। मुझे बताइएगा कि सदर मुमलिकत को तो जनवरी में इलेक्शन नहीं दिख रहे हैं यार, अभी भी सरकुरा रहेगी। सदर मुमलिकत को जनवरी में इलेक्शन नहीं दिख रहे। आईपीपी की क्या असेसमेंट है कि इलेक्शन कब होने हैं? देखिए, इलेक्शन जो है वो हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि हल्का बंदियों की वजह से जो एक 10 साल पुराना वोटर लिस्ट में नहीं आया, हल्का बंदियों के बाद उनकी प्रॉपर जो लिस्ट अवेज़ा हो जाए तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली फिर ये एक और अनरेस्ट को जन्म देगा। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मकसद जो है वो पाकिस्तान में इस्तेकाम लाना है, और अदम इस्तेकाम का कोई भी ऐसा इनिशिएटिव जिससे पाकिस्तान में इंतशार हो, अफरा तफरी हो, गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो जन्म ले, तो वो किसी तरह भी हमारे मैनिफेस्टो के साथ मैच नहीं करती। तो हमारा ये ख्वाहिश और मुतालबा है कि पाकिस्तान के अंदर एज़ पर लॉ, एज़ पर रूल जो हल्का बंदियों की लिस्टें 30th के बाद प्रॉपर तरीके से वो नोटिफाई हो जानी है, तो उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल का आना जो है इस वक्त इस कौम की ज़रूरत है। ठीक है, ओके। डॉक्टर साहब ये बताएं, ये जो सदर अलवी साहब हैं
वो ये तो बता रहे हैं कि उनको जनवरी में होता इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा। आपने भी एक दफ़ा मेरे प्रोग्राम में बात की थी, आपने कहा कि उनका काम था कि वो तारीख दे देते, उन्होंने कमज़ोरी दिखाई है, उनको तरह अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए था। सो वो तारीख तो नहीं दे पा रहे, लेकिन वो अपनी लॉयल्टी बता रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के साथ। वो कहते हैं आज भी मेरे लीडर हैं, और तारीख नहीं दे रहे, और ये कह रहे हैं जनवरी में मुझे होते इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। क्या दुरुस्त इकदाम कर रहे हैं? ये स्टाइल उनका ठीक है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं प्रेसिडेंट साहब की जगह होता ना, मैं उस लिहाज से सोचता हूँ, ठीक है। और जिस लिहाज से इस वक्त पाकिस्तान का जो मसला चल रहा है, मैं अपने जो आप क्या कह सकते हैं, जो लीगल एडवाइज़र्स हैं, मैं उनसे पूछता कि क्या है। लीगल एडवाइज़र ने उनको कहा होगा कि जी आप नए कानून के बाद अब आप ये इख्तियार नहीं दे सकते, क्योंकि इलेक्शन एक्ट जो चेंज हुआ है उसके लिहाज से उन्होंने इख्तियार टोटल उनको दे दिया। तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? ये मतलब ये वो कहते हैं, मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं कानून वालों से एक लीगल एडवाइस ज़रूर लेता और मैं पूछता कि यार अगर मैं डेट दे दूं, आर्टिकल 48(5) के तहत अगर मैं डेट दे दूं, उसका फॉल बैक मेरे पे क्या आएगा, ठीक है। और अगर मेरे ऊपर कोई मेजर फॉल बैक नहीं आता मैं खेल जाता, फ्रंट फुट पे खेल जाता, और मैं उस आर्टिकल के लिहाज से, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के लिहाज से मैं, क्योंकि देखिए दो चीज़ें, एक है जो आर्टिकल 224(2) है, उसमें वो कहते हैं विद इन 90 डेज, लेकिन आर्टिकल 48(5) क्या कहता है, वो आपको लिमिट करता है, वो कहता है नॉट लेटर देन 90 डेज। इन दोनों में बड़ा फर्क है। आपने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग सुनी है? ठीक है, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने कहा कि अगर हम 90 दिन में कहें तो इंतखाबात हो सकते हैं, तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा नहीं 90 दिन में तो फिर भी नहीं हो सकते। साथ में उन्होंने कहा प्रेसिडेंट का भी जिक्र किया ना कि इलेक्शन उन्होंने तारीख दे सकते थे ना, वो दे सकते थे। देखिए होता ये है कि वहां बैठ के ये कहते हैं आया कि वो अब नए कानून में नहीं दे सकते। एग्जैक्टली, ठीक है ना, ये बहुत सारी चीजें, ये दोनों बातें आई, ये बहुत सारी। इसमें देखिए हुआ ये है कि मतलब सदर मुमलिकत ठीक है ना, उन्होंने लीगल एडवाइजर ने कहा होगा सदर मुमलिकत साहब जो है ना, वो बेसिकली एक बड़े धीमे मिजाज वाले और एक बड़े सुलझे हुए इंसान है। वो इस किस्म के पार्टी के अंदर भी इस किस्म की लड़ाइयों के अंदर ज्यादा नहीं पड़ते थे। वो एक जो वाकया हुआ था, वो जो उनकी एक तबीयत है। टीवी में लोग चले गए तो उन्होंने बहुत पोलाइटली कहा था कि जो एक ऑडियो चली, देखिए ना, वो मुबारक को चले गए उस लिहाज से। तो मेरा ये ख्याल था कि वहां पे अगर वो कर लेते और उसके बाद फिर लेट द लीगल बैटल स्टार्ट इन द कोर्ट। अच्छा, आप वो कह रहे हैं कि फिर कोर्ट में जाके ये मसला कोर्ट में जाके डिसाइड हो जाता ना। या हमने देखे ना, हमने वो क्या कहते हैं, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए हमने वो पूरा एक इतने दिनों आप कह रहे हैं उनको अपनी एफर्ट कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद करके वो कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए था कि असल पोजीशन है क्या, न्यू लॉ है वो। पीटीआई ने थोड़ा कंसीड किया है, रियलाइज तो किया है कि यार ये इतना आसान भी नहीं था कि सदर मुमलिकत डेट देते और इलेक्शन हो जाते। एक डेट तो बंदियाल साहब ने भी दी थी, इलेक्शन हो गए थे। सदर मुमलिकत के मनसब पे बैठ के शरारत से तो बाद नहीं आए, उन्होंने 2-3 दफ़ा ये गेम डाली, लेकिन जब उनको वो कहते हैं ना कि मैं यहाँ हूँ, वो वहाँ पे कोई आज़ाद है? वो 2 लोग मिले थे, उसके बाद से वो बोलती बंद है। बोले ना, आपने पहले भी ये काम किया था, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा था, जब उन्होंने कहा मैं नहीं मिल रहा आपसे, आके आपसे बात करने की कोई बनती नहीं है ना बात, ये आर्टिकल है। उसके बाद आपने लॉ मिनिस्ट्री को खत क्यों लिखा? आपने पहले क्यों नहीं लिखा? अब क्यों गए लॉ मिनिस्ट्री पे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या डेट देते या लॉ मिनिस्ट्री पे जाते। लॉ मिनिस्ट्री से आप खतों किताबत करते रहे, लॉ मिनिस्टर से मिलते रहे बार बार, और आप चुप गुम, और फिर एक खत लिख दिया कि 9 नवंबर हो सकती है, शायद अगर मुझे डेट सही याद है कि 89वां डे जो है ना वो बनता है, 89वां दिन। तो आप सजेस्ट किया, सदर साहब को ये बिल्कुल पता था 48(5) वो अकेले नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये 58 ये तोड़ी है असेंबली वजीर आजम ने। अगर कोई एतमाद का वोट ना ले सकता तो 48(5) सिर्फ तब लगता है जहां सदर के पास एब्सोल्यूट इख्तियार है कि वो डेट दे दें कि असेंबली टूट गई, क्योंकि कोई बंदा इख्तियार नहीं ले सकता, मैं तोड़ रहा हूं और मैं डेट दे रहा हूं। अब उनके पास कोई सवाबदीदी इख्तियार नहीं था। पिछली दफ़ा इनके पास जब ये डेट का कहानी गवर्नरों की इन्होंने यूज़ की, उनको समझ आ गई, कानून बनाने वालों ने, जब जो पिछली पीडीएम गवर्नमेंट थी उन्होंने इनसे वो इख्तियार खींच लिया कि इनके दांतों में वो चीज़ रहे ही नहीं कि ये फिर ये काम करें। उन्होंने वो काम इलेक्शन कमीशन को, जो ओरिजिनल लाइन में प्राइम मिनिस्टर खुद से असेंबली पहले ना तोड़ते, टाइम पे जाती, तो फिर सदर वो शायद नहीं वो पहले था सदर के पास, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ओरिजिनल लाइन के तहत दे दिया गया। ये ज़ियाउल हक साहब और मुशर्रफ, ये जो आते हैं, इलेक्शन एक्ट डोमिनेट करता, डोमिनेट है, करता नहीं है। आइन को अकेले नहीं आप पढ़ सकते। अब सुप्रीम कोर्ट में ये 2 नवंबर को आ रहा ना जवाब कि सदर दे सकते थे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर दे सकते था। अब हम 2 तारीख को देखेंगे, वहाँ जवाब विफाक ने भी देना है, इलेक्शन कमीशन ने भी देना है। और मेरा ख्याल है, जो मेरी असेसमेंट है, वहाँ पे एक डेट शायद इस फैसले को कंक्लूड करते हुए
ये इलेक्शन के ऊपर 28 जनवरी, 3 फरवरी, 9 फरवरी डेट आ जाए। सुप्रीम कोर्ट दे देगी? नहीं, इलेक्शन कमीशन से ले लेगी। नहीं, वो मैंने आपसे, वैसे मैं अपनी भी खबर आपसे शेयर कर लूं कि अगर इलेक्शन कमीशन को बुला के सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो इलेक्शन कमीशन नहीं, मैं आपको जरा क्लियर कर दूं, 28 नवंबर तक तो अभी देखें ना, वही सारा मसला है डिलिमिटेशन वाला, और ये 30 नवंबर तक है, 30 नवंबर तक। उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेरी इत्तलात ये है कि ये डेट दे दें, तो वो ये डेट दे देंगे। वो ये नहीं कहेंगे। अगर उन्होंने डेट देने का नहीं कहा तो फिर वो उसी हिसाब से डेट देंगे जो उनको 30 नवंबर के बाद दूर करें बनती है। आपने जो कहा है ना कि हम जनवरी के आखिर में कराएंगे, तो आप डेट दें यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट हम सबको ऑर्डर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि जनाब इसको अब तमाम लोग मनोन इंप्लीमेंट करें। सुप्रीम कोर्ट जब डेट मांगेगी तो यानी डेट देगी कि आप ये डेट दे दें, वो देगी नहीं, इलेक्शन कमीशन देगा नहीं, वो कहेंगे आप बताएं, आप डेट दें, क्योंकि आपने ये प्रेस रिलीज जारी की है कि 30 नवंबर के बाद फौरी तौर पे 54 दिन में हम इलेक्शन, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ही हुआ ना, बात तो वही हो गई ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहे आप डेट दें या खुद दे दे, डेट एक ही बात है। पहले वालों ने डेटें दी ना। मसला सर देखिए, ये बहुत सिंपल केस है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि आप डेट दें, हम आपको कह रहे हैं डेट दें, तो इसका मतलब वो डेट हम खत्म हो जाए। सर मैं एक बात बता, मेरा ख्याल है कोई 20 से नहीं सर 28 के बीच में इलेक्शन आदिल इस तरह होगा कि जब ये डेट दे भी देंगे ना, मेरा जो खदशा है डेट के करीब जाके जो नए एक्ट के लिहाज से आप लोगों ने कहा हुआ है कि ये करके डिले भी हो सकता है फलाना, ये उसका फायदा उठा के आगे डिले कर देंगे। मैं एक छोटी सी बात करूंगा, डिले अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे डेट आ गई ना, आप यकीन मान लें इंतखाबी हलकों के ऊपर स्टे भी नहीं आएगा। चले ब्रेक के बाद मैं ब्रेक से वापस आता हूं, तो डॉक्टर साहब जरा इस पर आपसे बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कल भी हमने देखा कि 3 तहरीक इंसाफ की खवातीन जो है वो IPP ज्वाइन कर गई हैं। ज़्यादातर आपकी पार्टी का फोकस इस वक्त ये है कि लोग ज्वाइनिंग करें जो वहाँ से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने पब्लिक इंटरेक्शन शुरू नहीं किया, इसकी क्या वजह? पहले तो जो 2 फिलासफर्स ने डिस्कशन की है, मैंने कहा मैं भी एक अदना पाकिस्तानी होते हुए उसमें कुछ ऐड कर लूँ। नहीं ज़रूर। जो सदर मुमलिकत का ओहदा है वो किसी जमात का ओहदा नहीं होता, ना सदर किसी जमात का ब्रांड होता है, और ना सदर जो है वो पाकिस्तान के आइन की बजाय किसी शख्सियत के ताबे होता है। बदकिस्मती से पहली दफ़ा सदर का ओहदा जो है वो शख्सियात का, जमात का और ओवरऑल मफादात का ताबे हुआ, और जो उस ओहदे की तौहीन हुई और जो किरदार अदा किया सदर अलवी ने, उन्होंने अपने आप को ये साबित कर दिया कि इस ओहदे के वो अहल नहीं थे कि उन्होंने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ और मफाद आमा का जो हलफ उठाया था, उसकी जिस तरह दीदा दिलेरी से बेतुकीरी और तौहीन की, उस पर भी कौम को उन्हें जवाब देना होगा। दूसरी चीज़ जो आपने कही IPP के हवाले से, देखें 1-9 मई के बाद मार्ज़ वजूद में आने वाली जो जमात है, डेफिनेटली उसको एक निचली सतह पे अपनी कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है, हर हलके के अंदर अपने लोगों को उतारना है, मैदान में उतारना है, और उसके बाद अपने जो प्रैक्टिस मैच है उसके बाद आपने बड़ा जलसा करके एक मेन शो करना है। 28 तारीख से उन जलसों का हम आगाज़ कर चुके हैं। इंशाल्लाह खानेवाल में हमारा पहला पावर शो होगा, और उस पावर शो के बाद 3 तारीख को हमारा हाफिजाबाद में जलसा है। 9 नवंबर को हम जो है वो पसरूर, नारोवाल, शकरगढ़ और जफरवाल इस बेल्ट में जलसा कर रहे हैं, और दिसंबर एंड तक एक सीरीज़ ऑफ जलसाज हैं। देखिए सियासत के अंदर, सियासी उफक पे, सियासी मैदान और महाज पे कोई भी जमात उस वक्त तक डिलीवर नहीं कर सकती, परफॉर्म नहीं कर सकती, आवाम की पजीराई हासिल नहीं कर सकती जब तक आवाम से वो रजू नहीं करती। तो हम सियासी लोग हैं, हमें अच्छी तरह से इस बात का एहसास है कि हम एक तरफ अपनी टीम जो है उसको मजबूत कर रहे हैं, हर दिन जो है वो तहरीक इस्तेकाम के साथ साथ हमारी जमात के अंदर जो वलवला अंगेज वो लोग जो मुतासरीन थे PTI के, वो हमारे सियासी कुनबे में शामिल हो रहे हैं। तो इससे हमारी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो
जिद्दत पसंदी है उसकी भी इक्कासी हो रही है। डॉक्टर साहब ये बताइए, हमारा जो ये जुडिशियल अमला केस के ऊपर दायमी वारंट जारी हुए हैं, इस पर आप लोगों का क्या मौकिफ है? और ये जो मियां साहब ने हेलीकॉप्टर यूज किया है, क्या वाकई तरीन साहब का हेलीकॉप्टर है? देखिए ये दोनों चीजें बड़ी अहम है। पहली बात तो ये है कि कोई भी शख्स जो 9 मई के हवाले से या किसी भी और अमल में वो पाकिस्तान की सालमियत पे कोई हमला करता है या किसी भी तरह क्रिमिनल ऑफेंस में इन्वॉल्व है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी किसी का भी बैगेज उठाने के लिए तैयार नहीं है। हर एक को आइन और कानून के कटहरे में अपने किए की सज़ा भुगतनी है और जवाब देना है। दूसरी बात यह है कि जो हेलीकॉप्टर, आपको भी पता है कि हमेशा कंपनियों को आउटसोर्स होते हैं, और वो जहांगीर तरीन साहब का हेलीकॉप्टर भी एक प्राइवेट कंपनी का उसको आउटसोर्स हुआ हुआ है। वो कमर्शियल पर्पस के लिए कोई शख्स भी उस हेलीकॉप्टर को यूज कर सकता है। जहाँ तक गौनचौधरी साहब का रोल रहा तो उन्होंने इस हवाले से वजाहत भी दी है, और उनकी तरफ से एक टेक्निकल आप कह लें कि गलती थी, और जिस पे उन्होंने पार्टी के अंदर इस रवैये पे इस बात का इजहार किया कि उनको एक पर्सनल एसोसिएशन और पर्सनल कुर्बत जो थी उसका इजहार पब्लिकली जाके पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए था। तो इंशाल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपने जोरे बाजू पे हर हलके के अंदर अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करके शहीन के निशान के साथ इकबाल के शहीनों को मैदान में उतारेगी और सियासी फाख्ताओं को चैलेंज करेगी। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह कौम हमारे साथ खड़ी होगी और एक आजमायों को दोबारा मौका नहीं देगी, और एक ऐसी जमात को मौका मिलेगा जो ख्वाब अधूरे थे पीटीआई में और जो पाकिस्तान को बदलने के लिए मैंडेट लेके आए थे, वो नया पाकिस्तान तो ना बना सके, लेकिन इंशाल्लाह हम डिजिटल पाकिस्तान की तरफ कौम को लेके जाएंगे और कौम हम पे ना सिर्फ एतमाद करेगी बल्कि हमें सपोर्ट करेगी। ठीक है जी। तरीन साहब, आप लोग तो जहाज तक पहुंच गए थे, हेलीकॉप्टर होने का आउटसोर्स हो गया है, आपका वाला हेलीकॉप्टर वैसे ये कैसा लगा आपको? वही मैं तो देख के ही पहचान गया था ये वो वाला है, लेकिन ज़ाहिर है हम सहाफ़ी हैं, हमें तहकीक करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, इसलिए मैं ट्रांसमिशन में 2-3 दफ़ा जब ये चल रही थी मियां साहब का जिस दिन जलसा था, बड़ी हैरानी हुई। दिल चाह बोल दूँ तो वही हेलीकॉप्टर लग रहा है, लेकिन मैं ज़रा थोड़ी कोशिश करता हूँ तहकीक करके बोलूँ। हमारे साफ़ियों को आदत है इल्ज़ाम शिल्ज़ाम भी लगा देते हैं। कैसा महसूस हुआ आपको जब आपने देखा ना वो जहाज़ है ना हेलीकॉप्टर, बल्कि वो हेलीकॉप्टर आउटसोर्स हो चुका है फॉर PMLN? देखिए इस तरह है कि 2-3 चीज़ें। एक तो आपने पूछा था, डॉक्टर साहब से पूछा था कि रिगार्डिंग के ये जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, हर एक का एक अपना वो होता है, वो किस पार्टी के साथ ज्वाइन करता है वो उनकी अपनी मर्ज़ी है और उस बेसिस पे होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, जितने भी लोग उधर जा रहे हैं उनमें से 99% इंक्लूडिंग उनके जो लीडर्स वगैरह सारे, उनमें से ज़्यादातर का अपना वज़न कुछ नहीं है। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ। इनके प्रेसिडेंट साहब हैं अलीम खान साहब। अलीम खान साहब 2002 का इलेक्शन हार गए थे, उनको फिर जिताया गया था बाय इलेक्शन में। उसके बाद वो कोई इलेक्शन 2 या 3 इलेक्शंस, 2 इलेक्शंस वो उन्होंने किया, वो दोनों हार गए थे। फिर पीटीआई के नाम की उस वजन की वजह से जीते थे जो उनके पीछे खान साहब का था। ठीक है, अच्छा, आपने कितने इलेक्शन लड़े? ठीक है, मैं ना मेरी हैसियत है इलेक्शन लड़ने की, ना मेरा तो सारा वजन पीटीआई का है। अगर खान साहब मेरे पीछे से वजन उठा ले, मुझे कोई 10 बंदे मुझे वोट ना दे, 10 बंदे मेरे लिए जमा ना हो, मैं तो ये एक्सेप्ट करता हूँ। और मैं अगर जाके किसी भी पार्टी में बैठ जाऊँ और अपनी बढ़ाई करना शुरू कर दूँ, देखिए बुरा ना मनाना डॉक्टर साहब अलाउ मी, मैं जी एक मिसाल देने लगा हूँ, ज़रा सख्त मिसाल है लेकिन शुगर कोट के साथ आप इसको खा लेना। ठीक है, इस तरह है कि जब हम किसी फंक्शन पे जाते हैं, हम लोग प्लेट में खाना रख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ खाना छोड़ देते हैं और वो चले जाते हैं। उस प्लेट में उस खाने के साथ क्या होता है, वो नॉर्मली फेंक दिया जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं लेफ्ट ओवर्स, दे आर लेफ्ट ओवर्स। कमाल हो गया लोटा को खत्म कर ले, लेफ्ट ओवर। ठीक है, इन लेफ्ट ओवर्स की सियासत खत्म। मैं आपको ये बता दूं, इनमें से कोई जीत कर दिखा दे। अभी आपने परवेज खट्टक के बन्नू का वो देखा है ना, उसमें जाके सहाफी ने पूछे कि सीटें खाली क्यों हैं, उन्होंने
नो कमेंट्स। इनकी आधी से ज्यादा सीटें खाली ना हो तो बताना, ये सब वहां बैठ के कह रहे होंगे नो कमेंट्स। अवाम के साथ ये निकल के दिखाएं, अवाम इनको कहेगी पहले तो अवाम जाएगी नहीं, हल्के से आ तो जाओ। ठीक है, रही बात ये। अच्छा मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं, इलेक्शन लड़ें। अच्छा आप मैदान में आके इलेक्शन लड़ें। अच्छा मुझे ये जो साद रफीक कि मैं फिलहाल के मैं आईपीपी का मुकाबला करूंगा। अच्छा आप वो कह रहे हैं मैं कभी सियालकोट नहीं गया, मैं कभी सियालकोट नहीं गया, मैं कभी नहीं जाता हूँ। मैं आपको ये सच कहता हूँ कि मुझे टिकट मिल गया सियालकोट में, आप मेरे आधे वोट लेकर दिखाना। बीक की बैसाखी पे तो ना खड़े हूँ आगे, आप अपने सवाल चले डॉक्टर साहब मुझे बताइए, जो खान के पीछे छुप के तो नहीं ना सियासत करें, फ्रंट पे आके सियासत करें। डॉक्टर साहबा वो मैं तो सियासत करता ही नहीं होता। आप बुत्तू को क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर साहबा वो कह रहे हैं कि अगर निकले वो की बात करें। आप सवाल मैं मेरा सवाल ये कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है कि ये तो कचरा साबित हुए हैं। आदिल मैं उनको ये घटिया सवालों का जवाब नहीं दे सकती। अच्छा मैं डॉक्टर साहब जरा डॉक्टर साहब से ये पूछना है, पीएमएलएन ने इन पे इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि कचरा ये तो कचरा साबित हुए, ये तो पहला झटका बर्दाश्त नहीं कर सकी पीटीआई, ये तो रेत की दीवार साबित हुई है, ये तो बिल्कुल ये इनकलाबी नजरिया कच्चा धागा साबित हुआ है। जाहिर है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे इसलिए पहुंचे होंगे कि उनकी पार्टी का भी उन्होंने हवाला दिया है कि हम ये लोग थे, हमने जेलें काटी, शाहिद साहब से लेके राना सनाउल्लाह साहब और फिर ये सारा एंड सो ऑन, साद रफीक साहब अपना हवाला यही देते हैं। सो मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों को खुद फील नहीं हुआ कि वाकई आपकी पार्टी अब जो जा रहा है आप उसको क्या तो लेफ्ट ओवर कह रहे हैं, आपके मुखालिफ उसे कचरा कह रहे हैं कि यार ये रेत की दीवार साबित हुई, तो खुद फील नहीं हुआ कि आप लोग इतने 26 साल में ना पॉलिटिकल पार्टी इतनी स्ट्रांग बना सके? हमारा मुकाबला करवा किससे रहे हो? क्या डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रही हैं? मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। मैं कुछ और सवाल कर रहा हूं, मैं आपका सवाल नहीं समझ सका। आप क्या कह रहे हो? क्यों इनको लाते हो इलेक्टेबल्स के मुकाबले में? नहीं डॉक्टर साहब ये दैट्स अनफेयर, ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, दैट्स नॉट फेयर। नहीं दैट्स नॉट फेयर डॉक्टर साहब। सेनेटर्स पाकिस्तान की तारीख में टॉक शोज में पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी लेजिस्लेशन के अंदर भी उनका रोल होता है। ये तो नहीं हो सकता ना कि कई लोग कई जमातों में ऐसे हैं जो कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन इसका मतलब तो नहीं कि मुझे बताएं इनका क्या किरदार रहा है पीटीआई के अंदर, किन कंट्रीब्यूशन नहीं, ये एक अलग बहस है ना। मैं जरा इनसे सवाल, मेरा टाइम आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं जरा आमिर साहब की तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि रेत की दीवार साबित हुई है आपकी पार्टी, ना गवर्नेंस में कारहाय नुमायां अंजाम, सियासी औकात नहीं उसकी, सियासी आप बोले उनको म्यूट कर दें, फिर बोलते सियासतदानों पे तबसरे कर सकता है। डॉक्टर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जरा म्यूट करें। मैं नहीं कर रहा म्यूट, मैंने नहीं कहा, ये उनकी राय है। गुफ्तगू की है, पढ़े जब कोई बात फाउल प्ले होगा मैं तब करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई ना मैं करूंगा, तो सिर्फ नहीं म्यूट नहीं करूंगा, मैं म्यूट करूंगा, ये फैसला मैं करूंगा। मैंने ना म्यूट किया और ना मैं करूंगा किसी के कहने पे। आमिर साहब आपके ख्याल में अब दो एतराज आ गए ना, मेरे हिस्से के सवाल वो कहते हैं 90% पार्टी आपकी रेत की दीवार। इस तरह है कि साद रफीक साहब अपना एक ओपिनियन रखते हैं, मेरे लिहाज से ओपिनियन ये है कि मैं साद रफीक से पूछता कि अगर आप मुझे जेल में डालो, मुझे मारो, कोड़े मारो, जेल में रखो, 1 साल 2 साल 3 साल रखो, नो प्रॉब्लम। जब आप मेरे से बढ़ के मेरे बच्चों पे आ जाते हो, जब मेरे से बढ़ के मेरी मां पे आ जाते हो, आप पे वक्त आ जाना, फिक्र ना करें। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सब पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबके साथ हुआ है, जेलें 6x6 ये सब मेरे पे भी वक्त आ सकता है, मेरे पे भी वक्त आ सकता है, मैं इसको नहीं कर सकता। अल्लाह करे किसी को बुरा वक्त ना आए। वो बुरा वक्त और आजमाइश सब आती है। हो सकता है मैं वो प्रेशर ना बर्दाश्त कर सकूं, मेरा अपना एक वो है, मैं कितना बर्दाश्त करूंगा। लेकिन एक बात याद है, एक बात ये याद रखें कि मेरे लिहाज से अगर बार बार मेरे फैमिली के ऊपर आएगा या मेरे उनके खाने पीने के, उनके सर्वाइवल के होगा, आई डेफिनेटली विल ब्रेक। अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए जरूर होऊंगा। एक तो ये कि पीएमएलएन, ये आईपीपी ज़ाहिर है और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, ये सब कुछ बन गया, हमने देख लिया। क्या ये लोग बिलवास्ता पीएमएलएन को फेवर होगा इस सारे प्रोसेस का या नहीं? क्योंकि एक इंप्रेशन अब उनका ये ना कि अब वो डील करके आए, उनके मामला ठीक है, तो उनके लिए सारी चीज़ें सीधी हो जाएंगी। दूसरा, तरीन साहब का हेलीकॉप्टर जो है वो आउटसोर्स करना पड़ गया, ये तो बड़ी तनकीद करती थी पीएमएलएन। हेलीकॉप्टर जो है ना नवाज शरीफ के पास हमेशा रहा है और मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है। वो रशिया से भी लेके आए थे, उनके ऊपर केस भी बना था। आपको पता है जब अटक किले में उनको सज़ा हुई थी, मैं उस दिन भी वहाँ मौजूद था। जब अटक किले में, जेल में नहीं हुई, वहाँ पे उनका केस चलता था। सैफुर रहमान को भी हुई, इनको भी हुई। लिहाजा हेलीकॉप्टर वो हमेशा से हायर करते हैं।
पीपल्स पार्टी ने जो मुफ्ते वाला काम था ना, खान साहब के जिम्मे था। हाँ, 55 रुपए किलोमीटर सरकारी और गैर सरकारी अपनी पार्टी के लोगों के साथ हेलीकॉप्टर लेना। उन्होंने हमेशा इलेक्शन में हेलीकॉप्टर हायर किए हैं पीएम। तो इस दफा तरीन साहब का पहले उस याद होगा एदी साहब का नाम आया था एकदम, मैं बिल्कुल नहीं बोला डॉक्टर साहब, मुझे बात कर लेने दो। मैं अब आपको बता दूं, हेलीकॉप्टर आएंगे, जिसके पास पैसे होंगे वो खर्च करेगा और सबूत भी देगा कि पैसे कहाँ से आए, हेलीकॉप्टर कहाँ से आया, आउटसोर्स था, किसी ने गिफ्ट किया था, उसमें लोटे बिठाए थे, उसमें मजबूर बिठाए थे, या लोगों ने तकरीरें की थी। अब आप मुझे बताएं, डॉक्टर साहब जो बात कह रहे हैं ना, वो अपनी जगह पे ठीक होगी, लेकिन सियासतदानों पे हमेशा है। ख्वाजा साद रफीक और फवाद हसन फवाद एक ही बैरक में थे और आग लगा दी। नहीं, ये सब होता है। मकसद क्या था? मकसद क्या था बैरक में आग लगाने का? ये बात मैं कर चुका हूं। तोड़ने के लिए कैमरे लगाए आप कि बाथरूम में भी आप चेक कर रहे हैं उनको, किसके लिए? तोड़ने के लिए। तो ये हिस्ट्री हमारी, मुझे जरा आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि देखें ना, ये तो पॉलिटिशियंस हैं, इनका तो काम हुआ है एक दूसरे पे वो करना। मुझे ये बताएं, ये जो सिक्योरिटी थ्रेट वाला मामला है शरीफ बरादरान की, दोनों को जो है वो कहा अलग-अलग रहे। मेरे पास जस्ट 30 सेकंड्स है इस पे, आपकी क्या खबर है इस बारे में? देखें, सिक्योरिटी थ्रेट हर पाकिस्तानी जो बड़ा आदमी सियासतदान है उसके लिए बनता है। उसके लिए ये नहीं है कि जी ये सिक्योरिटी थ्रेट इस पार्टी से उसको है। हमारा दुश्मन मौजूद है और हमारा दुश्मन डबल है। एक दुश्मन मुल्क है और एक यहाँ टीटीपी बाकायदा दोनों को अलग-अलग साथ मूव ना करें। हाँ, मतलब ये वैसे भी कहा जाता है, नॉर्मली भी कहा। जनरल ज़ियाउल हक का जब हादसा हुआ कितने जर्नैल थे, एसओपी की खिलाफवर्जी थी ना, इस वजह से एहतियात देखिए ना, ये हमेशा से होता है कि आप लोग कंपनियों के हेड्स, तो आप सियासतदानों की बात कर रहे हैं, थैंक यू, बड़ी कंपनियों के हेड्स अलग अलग सफर करते हैं। थैंक यू सो मच आमिर इलियास राना साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक साहिबा, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।